एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें तो हमें ऐसा दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। हमें कुछ डेटा दिया गया है, 3 फैक्ट्रीज का डेटा है। ये डेटा मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स का डेटा दिया है हमें। तो फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर्स हैं, 25 वुमेन वर्कर्स हैं। सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं। और थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर्स हैं और 26 वुमेन वर्कर्स हैं। ये डेटा हमें दिया गया है और क्वेश्चन में ऐसा कहा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। इस इंफॉर्मेशन को हमें एक 3x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इससे हमें एक 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर 3x2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? ओके, तो पहले हम इससे एक 3x2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखें, इस मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं। आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। एक 3x2 का मैट्रिक्स। तो अब इसमें हमें 3 रोज और 2 कॉलम्स बनाने हैं। तो हम यहां पर ऐसा करते हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं हमारे पास। तो हम फर्स्ट रो में फर्स्ट फैक्ट्री का डेटा लिख लेते हैं, 30, 25। सेकेंड रो में हम सेकेंड फैक्ट्री का डेटा लिख लेते हैं, 25, 31। और थर्ड रो में हम थर्ड फैक्ट्री का डेटा लिख लेते हैं, 27, 26। तो ये एक 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। तो इसमें ये जो रोज हैं वो रोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैक्ट्री में कितने मैन और कितने वुमेन वर्कर हैं। फर्स्ट रो से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट फैक्ट्री में कितने मैन और कितने वुमेन वर्कर हैं। सेकेंड रो से हमें पता चल रहा है कि सेकेंड फैक्ट्री में कितने मैन और कितने वुमेन वर्कर हैं। और थर्ड रो से हमें पता चल रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में कितने मैन और कितने वुमेन वर्कर हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स यहां पर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम से हमें यह पता चल रहा है कि मैन वर्कर्स कितने हैं तीनों फैक्ट्रीज में। फर्स्ट फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। और सेकंड कॉलम जो है वो हमें नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स बता रहा है कि तीनों फैक्ट्रीज में वुमेन वर्कर्स कितनी है। तो अब यहां पर हमें ये पूछा गया है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? थर्ड रो इसे कहते हैं और सेकंड कॉलम इसको कहते हैं। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट कह सकता हूं जिसे हम A32 बोलते हैं, 26। तो ये जो एलिमेंट है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, वो हमें बता रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में कितने वुमेन वर्कर्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में हमें बोला गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? अब हमें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है। हमें ऑर्डर नहीं दिया है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे मिलते हैं ये हमने सीखा था कि जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट के फैक्टर्स हुए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब 8 के फैक्टर्स हमें पता है। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2,
4 एंड 8। ये 4 फैक्टर्स होते हैं 8 के। तो अब हम ये देखते हैं, हम इसमें से पेयर्स बनाते हैं कि कौन से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिलता है। तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 8, 8 एंड 1। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिलता है, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके 8 मिलता है। 2 एंड 4, 4 एंड 2। बस ये 4 ही पेयर्स बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई करने पर हमें एलिमेंट्स तो 8 ही मिलेंगे। तो उस मैट्रिक्स के ये 4 पॉसिबल ऑर्डर। एक टॉपिक और देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं वो हम देखेंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है। वो कंडीशंस क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि जो दो मैट्रिक्स है जिनको हम चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं, वो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट्स शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। अब हम देखते हैं इन कंडीशंस का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। अगर ऑर्डर अलग हुआ तो हम उन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। फिर अंदर एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट शुड बी सेम। अगर किसी एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर भी एलिमेंट्स वही होने चाहिए। तो अब यहां पर दोनों मैट्रिक्स के अंदर मैंने सेम एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4, लेकिन आप देखेंगे इसकी पोजीशन सेम नहीं है। इस फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 की पोजीशन है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन यहां पर 2 की पोजीशन है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड कंडीशन यही कहती है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन भी एग्जैक्टली सेम ही होनी चाहिए। मतलब यहां पर अगर 2 की पोजीशन A12 है तो इस मैट्रिक्स में भी 2 की पोजीशन A12 मतलब यहां होनी चाहिए। तो अगर मैं A मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4, तो B मैट्रिक्स भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, दोनों के अंदर ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, तो हम उन्हें इक्वल कह सकते हैं। तो अब इसका यूज कहां आता है, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी हम कब यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में हम इस चीज का यूज करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 4 पे जाएंगे। तो फोर्थ एग्जांपल में हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया है जो इससे इक्वल है। तो हमें ये एक इक्वेशन दी है, दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y and Z।
हमें यहाँ पर इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ए बी एक्स वाई जेड सी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यहां पर हमें बोल दिया है कि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। यहां पर जो A11 वाला एलिमेंट है x+3, और यहां पर जो A11 एलिमेंट है मतलब 0, वो दोनों इक्वल होंगे, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई -3। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करके, उनके एलिमेंट्स को इक्वल करके वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब सिमिलरली हम बाकी वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। z+4 = 6, तो z की वैल्यू हो गई 2। 2y-7 = 3y-2, तो हम 2 को यहां ले लेते हैं और 2y को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -5। a-1 = -3, तो यहां से a की वैल्यू हमें मिलेगी -2। b-3 = 2b+4, तो यहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी -7। एंड 0 = 2c+2, तो 2c की वैल्यू -2, तो c की वैल्यू -1। तो ये हमें सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल गई दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके। अब एग्जाम्पल 5 जो है वो भी इक्वालिटी के ऊपर ही बेस्ड है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2x2 का मैट्रिक्स है। 2a+b, a-2b, 5c-d, 4c+3d, और दूसरा मैट्रिक्स है 4, 11, -3 एंड 24। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। तो अब इसमें भी हम इक्वालिटी का यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो 2a+b = 4, a-2b = -3, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। 5c-d = 11 एंड 4c+3d = 24। तो ये चार इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब यहां पर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा वैल्यूज निकालने के लिए। जैसे पहले वाला एग्जांपल था उसमें तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बन रही थी, तो उसमें से हमने इजीली वैल्यूज निकाल ली थी। लेकिन इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। तो यहां पर अभी मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी 4a + 2b = 8। सेकेंड इक्वेशन को सेम रखते हैं, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें 5a = 5 मिलेगा, तो a = 1। a की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, सेकंड या फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो a is 1, b is 2। सिमिलरली हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, मैं एलिमिनेशन का यूज करता हूं। तो मैं थर्ड इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 15c-3d = 33। सेकेंड इक्वेशन को सेम रखते हैं,
ऐड करेंगे तो हमें 19C इक्वल्स टू 57 मिलेगा। तो यहां से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी 3। C की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फोर्थ इक्वेशन में रख देता हूं अभी मैं, तो उससे हमें D की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से D आ जाएगा 4। तो ये हमें मिल गई ABCD चारों वेरिएबल्स की वैल्यू। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस मैट्रिसेस के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।